अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। नाजरीन, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, इमरान खान पर 80 केसेस दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में बलूचिस्तान पुलिस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंची, लेकिन बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए गए। दूसरी जानिब अगर इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, लेकिन गवर्नर केपीको को इलेक्शन की तारीख देना ईद का चांद देखने से ज़्यादा उनको मुश्किल लग रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पीटीआई कारकुन इज़्ज़िल्ले शाह की जो उनकी डेथ हुई है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। डेथ क्यों हुई अभी तक ये मुअम्मा भी हल नहीं हो सका। इसी पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी ईसीपी ने। सर, वेलकम करेंगे आपको शो में। सर, अज खुद नोटिस के बाद इंतखाबात करवाना नागुज़ीर हो चुका है। पंजाब की जानिब से इलेक्शन का जो भी डेट है वो तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन केपीके की जानिब से अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। क्या कहेंगे? नहीं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की भी हुक्म अदूरी भी कर रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 105 की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन में दावत दी है, तो तवक्को की जा रही है कि जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे तो वो खैबर पख्तूनख्वा की जो है इंतखाबात करवाने के लिए सूबाई असम्बली का तो कोई तारीख का तयन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि गवर्नर के इख्तियार बड़े महदूद होते हैं, तो वजन का काम सिर्फ इतना ही है कि वो तारीख का तयन करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या दीगर जो मसाइल हैं उसका निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, गवर्नर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर को बताएंगे कि आपका काम सिर्फ तारीख देना है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी आपको हदायत जारी किया है कि आप इसकी तारीख तयन करें। तो उम्मीद है कि 14 मार्च को इसका सुबह खैबर पख्तूनख्वा का भी असम्बली का तारीख का तयन हो जाएगा। तो मुझे ख्याल ये है कि पंजाब में तो 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 15 मई तक जो है ये सूबाई इलेक्शन के इंतखाबात होने के इम्कान हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो केपीके की तरफ से जो डिलेमेंट आ रहा है, इसकी बुनियादी रीजंस क्या हैं? गवर्नर साहब को क्या आपको लगता है कि किस बुनियाद की वजह से वो इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं 90 दिन के हुक्मनामे के बाद भी और डेट फाइनल होने के बाद भी? दुरुस्त फरमाया आपने। लेगेसी पर तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़े सख्त लहजे में बरहमी का आज़ार भी किया, और इलेक्शन कमीशन के भी 2 हाई पावर्ड ग्रुप जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 2 दफ़ा गवर्नर से मिला, लेकिन तारीख का तयन उन्होंने ये कहा कि मैं चीफ इलेक्शन कमीशन से जब मुलाकात करूंगा तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करूंगा, और इसके बाद हम बहमी मशावरत से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और तवक्कुल की जाती है कि वो तारीख का तयन हो जाएगा। तो 14 मार्च को ये फैसला हो जाएगा, लेकिन देर कर दी, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को ये जो लैतो लाल का मुजाहरा कर रहे थे और जिस अंदाज से वो डिले करने के बारे में मुख्तलिफ बहाने कर रहे थे, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। तो ये सारी चीजें हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी जाता है क्रेडिट कि उन्होंने अपना सख्त स्टैंड लिया, और वो 14 मार्च का फैसला हो जाएगा। अच्छा, 14 मार्च का आपने बात बताई सर। कंवर साहब, अब ये फरमाइए, क्योंकि आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, आप इसके सारे प्रोसीजरल मामलात को जानते हैं, सब्सटेंशियल मामलात को जानते हैं। ये बताइए कि क्या क्या कंसर्न आ सकते हैं, और जो हालात आपके सामने हैं और जिस तरीके के पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने, आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन आपको सॉफ्ट प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं? क्या इत्मीनान से हो जाएंगे या कुछ और चीज़ देखते हैं आप? ज़ाहिर है कि जी आपकी बात दुरुस्त है, और आपके खदशात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि हमारी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान के मुल्क की, हम सब की, हम पाकिस्तान के शहरी आप भी हैं, कि जब भी इलेक्शन होते हैं हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे। 1970 के बारे में बड़े लोग कहते हैं कि ये बड़े शफाफ इलेक्शन थे। जो मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, अपने बाकायदा मुस्तंद रिपोर्ट पेश की थी, कि 70 के इलेक्शन में भी बहुत जबरदस्त धांधली की गई थी, टेम्परिंग हुई थी, लेकिन बहरहाल हमारे सियासी जमातों ने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इसी तरह जब भी ये 70 से लेकर 2018 तक जो इलेक्शन हुए हैं, सब पे तनकीद की गई है, सब ने उस पर आदमी एतमाद किया है हारने वाली पार्टी ने। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो सिलसिला हमारा कल्चर चलता ही रहेगा, इसका तो कोई हल निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
लेकिन अच्छा, एक सर ये भी बताइएगा कि मैं इंटरम गवर्नमेंट का भी सवाल आपके साथ कर लेता हूँ। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि इंटरम गवर्नमेंट के हवाले दफा 144 लगाना है या नहीं है, इसके ये बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए जी, सूबे का जो निगरान वज़ीर आला होता है उसे पूरे सूबे के इंतजाम कर रहे होते हैं। अब ये कहना है कि जी वो 144 ना लगाए और मुल्क में सूबे में गड़बड़ हो जाए, अमन ईमान का मसला पैदा हो जाए, तकरीबकारी का कोई खतरा खदशात हो, वो कही मैं तो 144 लगाने के सूबाई हुकूमतों को हमेशा इख्तियार रहा है। जितने भी निगरान हुकूमतें आई हैं, अच्छा। बाद मौकों पर उन्होंने लगाई है 144, लेकिन उस यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने जबरदस्त क्लियर बात कर दी सर। एक बात तो बड़ी शानदार आपने क्लियर कर दी कि 144 लगाई जा सकती है। अच्छा, अब आपके सामने एक सिचुएशन है, हर तरफ इश्तियाल अंगेजी है, ऑफ कोर्स तकारीर भी इस तरीके से हो रही हैं, बहुत सारे मामलात इस तरह भड़काने वाले मामलात हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे जंग आज़ादी की कोई मुहिम चल रही है, और कोई मामलात बहुत दोनों तरफ से बड़े अजीब व गरीब जो है वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सर। तो मुझे ये बताइए कि आज तक सर तारीख आपके सामने फ्री फेयर एंड जस्ट जिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल के तहत होते हैं, वो आर्टिकल के तहत ये जो है वो जो पीटीआई इस वक्त बड़ी जमात है, क्या वो इलेक्शन में कहीं भी मार खाती है तो वो सर वो एग्री कर जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट से? आपने जो खदशात का इज़हार किया है वो खदशात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन मसला हमारा सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कदम उठाता है तो हमारी अदलिया चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे देती है। जब भी इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, DIG इनके खिलाफ एक्शन लिया कि आपने इलेक्शन में, खासतौर पर डस्का के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले को कलअदम करार दे दिया और ये हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन जो है इन पर किसी किस्म की कार्रवाई करने का मजाज नहीं है। तो भाई अदलिया को भी चाहिए ना, अदलिया भी तो अपना एहतसाब करे। जब इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात कराने की जमानत दी गई है तो अदलिया इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम क्यों करार देती है? तो चंद घंटों में फैसले कर। अच्छा, ये भी बताइए सर, पॉपुलर डिसीजंस कितने मैटर करते हैं कि एक जैसे वो डिसीजन लेना यानी जिसको आवाम सुनना चाहती है, और एक तरफ है फैक्चुअल एनालिसिस, यानी एक है रियलिटी। आपके सामने रियलिटी है सर कि जो बॉर्डर इंसर्जेंसी आपके सामने है, इश्तियाल अंगेज तकरीरें दोनों जानिब से, बल्कि तीनों जानिब से, माशी सूरत हाल आपके सामने है, और आप ही ने बताई थी कि 254 जो है वो आर्टिकल हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले लिया गया, फुल बेंच का भी नहीं लिया गया। बहरहाल इलेक्शन की डेट फाइनल कर दी गई और अभी भी जो है वो गवर्नर साहब नहीं मानते, इधर सदर साहब ने एक डेट दे दी, गवर्नर KPK को नहीं कह सकता, यानी सदर साहब KPK को नहीं कह सकते, पंजाब को कह सकते हैं, सिग्नेचर नहीं हुए। तो इन सारे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में मुझे बताइए कि क्या एनालिसिस होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन क्या करे सर? इलेक्शन कमीशन को अदलिया से आजाद करवा दें, बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे जिस तरह इंडिया में इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इंडिया जब वो क्या तरीका कार होगा सर? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन ले, मेरी पूरी कंप्लीट होने दी मेरी बात को। इंडिया में ये हुक्म जारी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि जब इलेक्शन शुरू हो जाए तो कोई इंडिया की अदालत इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक इलेक्शन के पूरा रिजल्ट सामने आगे नहीं आ जाता। यहाँ तो कदम कदम पर कागजात नामजदगी की करप्ट प्रैक्टिस के तहत कागजात नामजदगी बाकायदा नामंजूर किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, चंद घंटों में अदलिया उसके कागजात को एक्सेप्ट कर लेती है। तो पहले अपने अदलिया तो अपनी इस्लाह करें। अदलिया क्यों इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के मामले में दाखिल करती है? हर मामले में मुदाखलत इन्होंने सुबह क्योंकि सर यहाँ जरा एक मेरी बात सुनिएगा, दिया क्यों की खिलाफ वर्जी पर चंद घंटों के बाद एक हाई कोर्ट ने पीटीआई की तरफ से सर बहुत से और रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा ही नहीं है। तो ठीक है, जो इदारा नहीं है तो म्युनिसिपल कमेटी का इदारा होगा, आप क्या कह सकते हैं। अच्छा कंवर साहब, सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं, KPK में सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से भी कहा गया है कि KPK में भी सिक्योरिटी खदशात हैं। ऐसे में अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी तो किसी पर भी याद नहीं की जा सकती। सब इदारे आईन और कानून के मुताबिक कदम उठाते हैं और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, खुदा ने खासा सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाता है, इदारे तो इस पर तो जिम्मेदारी नहीं आती, वो तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो उसमें अगर तकरीबकारी हो जाती है
तो सब इदारों ने अब सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया हुआ है, सब कुछ किया है, इसके बावजूद भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर तो इदारों का अब उसमें अमल दखल नहीं है। वो तो उसको किसी पर जिम्मेदारी तो ऐड नहीं की जा सकती, वो तो आयन के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट सवाल सर आपसे रेज करना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो सर इलेक्शन कमीशन खत लिखेगा वजारत ख़जाना को, फिर वो खत लिखेगा सिक्योरिटी एजेंसीज को, फिर लिखेगा वो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज को और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसीज को। ये सारे मामला तय होने के बाद जब वो क्लियरेंस देगी और आपको पता है कि 30 अरब रुपए 2 सूबों के अंदर जो इलेक्शन कराने के लगेंगे, हम मुतहम्मिल हैं सर इलेक्शन करवाने के सर? नहीं, मेरी बात तो सुन लें, आप अपनी कमजोर बातें ना करें ना, अपनी मेरी बात सुने आप। आज ये सारे वजारत खजाना, वजारत दाखिला, असली इदारों के सरबराह सारे जो थे, सरबराह का मतलब है सेंसिटिव इदारों के सरबराह, वो सब के सब मीटिंग हो चुकी है, बड़ी तसल्ली बख्श मीटिंग हो चुकी है और सब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कहा कि हमें एक हफ्ते में आपको सारी एक बेहतरीन पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेंगे। सब मामले खत लिखने की बातें खत्म हो चुकी है, सारे इन पर्सन वजारत खजाना, वजारत दाखिला, इसके बाद असास इदारों के इंतहाई अपने सीनियर ऑफिसर, इनका सबका इजलास आज 3-4 घंटे का खत्म हो गया। अब अगले हफ्ते इजलास शुरू होगा और उसमें तकरीबन सब मामले तय हो जाएंगे, जिस कोई खदशात नहीं होगा, ना सिक्योरिटी के, ना फाइनेंस के, ना फंडिंग के, सब मामले तय हो जाएंगे और 30 अप्रैल को यहाँ तो इलेक्शन हो जाएगा और खैर पुख्तौखा में भी हो जाएंगे। 14 तारीख को गवर्नर साहब को बुला लिया है और वो फैसला कर देंगे। बिल्कुल मामले तय हो चुके हैं, कोई खतरा नहीं है, कोई खदशात नहीं है। नाजरीन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, माहिर कानून एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम कहेंगे आपको शो पे। सर, इमरान खान साहब के ऊपर 80 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी उनके ऊपर कोई अभी तक अमल में नहीं लाई गई। जैसे कि बलूचिस्तान की पुलिस भी आई, लेकिन वारंट गिरफ्तारी उनके मनसूख हो गए। तो क्या मकसद इमरान खान साहब को पकड़ना है भी या नहीं? क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ साहब तो कह चुके हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से बेहतर है उनको दौड़ाएं। तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ कंफ्यूजन ही देख रहा हूँ। कंफ्यूज है कि ये क्या उसका नाम गिरफ्तार करें ना करें, किस तरह करें। आगे इन्होंने बड़े वेरी हैम हैंडेड क्रिमिनल तरीका इस्तेमाल किया उन पॉलिटिकल वर्कर। वो किसी पार्टी से भी हो पॉलिटिकल वर्कर, उसको शहादत हो जाए पुलिस के हाथों, मैं तो उसको बिल्कुल कंडेम करूंगा, बहुत जोर शोर से करूंगा। इससे कता नजर कि वो मेरी पार्टी का है कि नहीं है। और एक मासूम सा लड़का था, ये जीशान अली बिलाल जिले शाह, जी उसको, जी हाँ, जिले शाह कहते थे, जिले शाह जिस बर्बरियत से उसको मारा गया है। एक स्पेशल लड़का था और ही हैड डिसेबिलिटीज एंड उसको इस तरह उसकी जो स्कल है वो पिलपिली हुई भी है एंड दे टॉर्चर्ड हिम। ये तो अब मतलब है बहुत ही जुल्म और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इसमें तो अच्छा, एतजाज एहसन साहब ये फरमाइएगा निगरान जी सर के पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 144 जो है वो निगरान हुकूमत जो इंटरम गवर्नमेंट है वो लगा सकती है। एक दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इश्तियाल अंगेज तकारीर की वजह से ये झमघटा जमा है, तो इस सूरत के अंदर उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है? और दूसरा जो जिले शाह साहब की जो इनकी जो डेथ हुई है और जिस तरीके से उनको मारा गया है, इसके ऊपर ये मुकदमा किसके ऊपर बनेगा? कौन इसका होगा? जवाब कौन देगा? इदारे देंगे, पुलिस देगी या गवर्नमेंट देगी या वफाक देगी? यहाँ तो मसला ये है कि जो मुकदमा बनाने वाले उन्होंने मुकदमा FIR ही उस पार्टी पे कर दिया है। हाँ। अच्छा, मैं ये इस पे अर्ज करता हूँ कि ये जो है ये तो यहाँ तो मसला उल्टी गंगा बह रही है कि जो मुद्दई है उसकी मुद्दईयत में FIR ही नहीं हुआ। जो मुल्ज़िम है तो पुलिस वही FIR काट रही है। ये पहले भी इस तरह हुआ है और वो भी ज्यादती थी, बिल्कुल गलत था कि जो फायरिंग वजीराबाद की फायरिंग का केस वो उस पर पर्चा उनको करने ही नहीं दिया और पुलिस ने उस थाने भी नहीं, इस्लामाबाद के थाने रमना में उसका FIR काटा और अपनी तरफ से काटा। इस तरह तो पुलिस हर केस में खुद ही मुल्जिम हो
और खुद ही वो मुद्दई बन जाए और खुद ही सेटल भी कर सकती है किसी के भी जुर्म को। और ये तो लॉ की बड़ी एक्सट्रीम किस्म की वायलेशन। एतजाज साहब, आप इस प्रोटेक्शन को किस तरह से देखते हैं जो इमरान खान साहब कारकुनान की आड़ में ले रहे हैं? आपको लगता है कि इस तरह के मामला तो फिर और होंगे ना? एक मासूम, जाहिर है एक डेथ हो गई है लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, लेकिन इस प्रोटेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, प्रोटेक्शन तो उसको इतना तो नहीं लेनी चाहिए, उसको अदालत में तो पेश होना चाहिए। और बजाय ये कि वो जी लैतो लाल करे, वो तो इसको वैसे ही अदालत में पेश होना चाहिए। अगर वो रैली लीड कर सकता है तो उसको अदालत में पहले पेश होना चाहिए। वो तो कोई मामला है, उसमें तो इससे पहले भी सर एतजाज एहसन साहब, आपको आपके इल्म में होगा कि आपको पता है कि 14 खून हुए थे और एक मजहबी पार्टी ने इसी तरीके से मासूम लोगों की आड़ ली थी। जाहिर सी बात है उनसे मोहब्बत करने वाले थे। सर ये जो अवाम है वो जान देती रहेगी और जो मामलात हैं वो ऊपर की सतह पर हो रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये सेटल डाउन कैसे होगा सर? सेटल डाउन तो एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल करें। और एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द 90 डेज पीरियड, कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, वो कराए जाए एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। वरना ये इलेक्शंस ना हुए और तो 90 दिन के बाद ये निगरान तो नहीं रह सकते, वैसे ही इनका एक वॉइड आ जाएगा। एग्जैक्टली इंतजाम पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। अच्छा, इसी के साथ सर इंटरिम गवर्नमेंट भी बैठेगी, इलेक्शन कमीशन भी बैठेगी आपके पास, क्योंकि टाइम कम है। ये भी बताइए केपीके के गवर्नर साहब सर हिंड्रेंस क्यों डाल रहे हैं, इसको डिले क्यों कर रहे हैं और वो गुफ्तगू के लिए बैठ क्यों नहीं रहे सर? वो उनको चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को उनको बुलाना चाहिए। एक दफा बुला लिया, समन कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी जाएगी। गवर्नर साहब पेश होंगे तो सब कुछ मान के उठेंगे। अच्छा, अब ये भी देखें सर, आपके सामने ये मरियम साहिबा की जो स्टेटमेंट है कि इमरान खान इसलिए गिरफ्तारी नहीं देते कि ब्लड टेस्ट होगा, और इस तरीके के इश्तियाल अंगेजी जो है वो मरियम साहिबा की तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है। क्या अदालत उनको भी बुलाएगी या नहीं बुलाएगी सर? अदालत पता नहीं उनको क्यों नहीं बुला रही। वो अदालतों के जरा लाडले ही रहते हैं थ्रू आउट। अब मियाँ साहब भी बाहर बैठे हुए और मुजरिम हो के उनको भी नहीं बुला रही अदालत। उनको भी किसी को याद नहीं करा रही कि he has to also appear and should appear rather than be seen in wandering around and meeting people and holding meeting. कैबिनेट पंजाब की जो फेडरल कैबिनेट है वो जाके उनके पास बैठी होती है। तो ये तो सब ही हर तरफ से टर्मोइल हो रहा है। इस तरह के जुमले कह के कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो दौरान कैद जहर दिया गया था, इसके बाद इसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स चले गए, और उन्हीं की गवर्नमेंट ने ये बात देख के कि उनको उनकी तकलीफ है और प्लेटलेट्स कम है तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर उनको जाने भी दिया। इसके बावजूद वो इश्तियाल दे रही हैं। अब इनके पास तो वो लोग हैं नहीं इश्तियाल वाले, तो उन लोगों को इश्तियाल देने की कोई खास जरूरत है सर? कानून क्या कहेगा इस पर? नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है। कानून ये तो नहीं चाहता कि बर्दाश्त कर सकता कि इश्तियाल अंगेजी की जाए, और ये गलत है। पर अब कानून के हाथ कुछ जकड़े में भी रहते हैं इनके बारे में। थैंक यू जी। नाज़रीन, माहिर कानून एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी आज़ादी इजहार राय से मुतालिक आपकी क्या राय है? इमरान खान साहब की तकरीर को सामने रखते हुए बताएगा। देखिए, आज़ादी राय जो है, आज़ादी इजहार राय, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ हदूद व कयूद हैं, कुछ तरीका कार हैं, कुछ मामलात हैं। जो गवर्नेंस हैं उसको तरीके से देखना पड़ता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की डेमोक्रेसी नहीं है। अब इस टाइम पर जो सिचुएशन हमारे पास बन रही है कि दोनों कंडीशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। एक तरफ जो है वो एक पार्टी जो है वो इस टाइम पर अपने ताकत का कुल मुख्तार समझ रही है और वो समझ रही है कि वो जिधर भी फिर जाएगी और इस वक्त उनकी हवा है और वो सारे मामलात वही कर जाएंगे। दूसरी तरफ से भी दे आर नॉट कमिंग स्लो किसी भी सूरत से। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मुस्लिम लीग की जो रहनुमा हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरीम नवाज साहिबा, वो ये कहती हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी से इसलिए डर रहे हैं कि ब्लड टेस्ट होंगे, वन। दूसरी तरफ से आप ये देखें कि वो ये भी फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को दौरान कैद जो है वो जहर दिया गया जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो गए। कितनी गलत बात है कि आपका पूरा एनालिसिस हुआ, आपके डॉक्टर ने तब क्यों नहीं बताया, तशखीस की कि उनको जहर दिया गया। आप बिल्कुल
हवा में बातें कर रहे हैं और आप हवा में गुफ्तगू फरमा रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो गवर्नर साहब हैं वो इसको एक डिले दे रहे हैं, गवर्नर केपी के जो हैं। अब जब 90 दिन की इलेक्शन की बात हो गई और आखिरी डेट भी दे दी गई, सदर मुमलकत से बात तय हो गई, इलेक्शन कमीशन ने बात तय कर दी, तो किसी सूरत डिलेमेंट का बनता नहीं है। और इस तरफ से भी इश्तिहार की तरफ जाने के बजाय यहाँ पर ये देखें कि 2-3 तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि जहां पे अदालतों में पेशी है, खान साहब को पेश होना चाहिए। अच्छा, वो अगर और तरीकाकार ये होना चाहिए कि अदालत में पेशी जिस केस में है उसी केस को सुना जाए और समाअत की जाए, और दोनों तरफ से जिसकी भी समाअत हो कानून की बालादस्ती के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कभी बात की जा रही है, कहीं सक्खर से की जा रही है, और उसको बैलेंस आउट करने के लिए कभी मरियम साहिबा के ऊपर जो है वो कानून दे देता है, कई दफा राना सनाउल्लाह साहब के लिए वारंट गिरफ्तारी कर देता है, और फिर उसके बाद खान साहब के ऊपर जिस तरह बलूचिस्तान वाले जो है वो पुलिस आई भी और मौके पे वारदात पे पेश भी हुई, और उसके बाद वो उन्होंने वो जो है वो केस वापस ले लिया। अब इस सिचुएशन को देखेंगे कि आपकी डेमोक्रेसी, द फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी ना कहूं तो मैं और क्या कहूं, कि डेमोक्रेसी में ये जान ही नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रही, और इसी तरीके से जिस तरीके से लोकल वॉरलॉर्ड्स बन जाते हैं, इस तरीके से वॉरलॉर्ड की सिचुएशन बन चुकी है। सब ने अपनी अपनी टेरिटरीज बना ली हैं और हर बंदा जो है एक दूसरे के ऊपर निश्तर चला रहा है। डॉक्टर साहब, लास्ट में बताइएगा कि दफ़ा 144 का चले निफास होता है, लेकिन उसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है पुलिस रिफॉर्म्स की जानिब तो कोई भी ध्यान नहीं देता, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, दफ़ा 144 की ख़ास तौर पे जो आपने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंटरम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ऑफ कोर्स पैटी इश्यूज़ के अंदर भी देखें, डे टू डे इश्यूज़ में भी देखें, तो उसको ये अलाउ करता है कि आपने जो है जहां अमन अमान की सिचुएशन है उसको सॉल्व करना है, वहां के तरीकाकार को देखना है, वहां पे डेफरमेंट भी करनी है, वहां पे तरीकाकार भी देखना है। जहां कानून को जो है वो कानून को हाथ को आना चाहिए वहां आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन उसकी सूरत के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स इस्तेमाल करने के भी तरीकाकार होने चाहिए। यहाँ अगर अंडरपास जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और हर जगह लोग गुजरने के लिए मुश्किल में चले जाएंगे, और जहाँ अगर आपके इलेक्शंस को मान लिया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक मुझे तो आगे आने वाले वक्तों में ये भी लग रहा है कि कोई भी जमात किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन को मानेगी नहीं। अभी आपके सामने गवर्नर केपीके की बात समझ आ गई, अगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे, इधर खान साहब भी नहीं मान रहे, तो मुझे आप बताइए कि ये कोई भी सियासी जमात जो है वो दानिशमंदी का सबूत दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, रानमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मैडम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। मैडम, सुन पा रही हैं तो बताएगा कि पीटीआई कारकुन जिले शाह के कत्ल की जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, क्या लाएअमल इख्तियार करेगी पीटीआई अपने इस कारकुन के हक में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक फकीर दरवेश बंदे को किस संगदिली से मार दिया गया, और मैं आपको बताऊं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हम ज़माने कदीम के जो वहशी थे ना, वो भी हमसे बहुत अच्छे थे। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने ये किया है ना, मैं आपको बताऊं वो ना सिर्फ ज़हनी मरीज हैं, बल्कि उनको हैवान कहना हैवानों की भी तौहीन होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, एक रिपोर्ट थी अरशद शरीफ सहाफ़ी की और दूसरी रिपोर्ट है ये जिले शाह की। दोनों को अगर देखें ना तो ये पता चलता है कि इनमें वही चीजें मुश्तरक हैं। वो तो कह रहे हैं कोई काली गाड़ी छोड़कर गई है सर्विसेज अस्पताल में और वो डेड बॉडी थी उसमें, अभी वो गाड़ी का सुराग लगाया जा रहा है, उनका तो ये मौक़िफ़ है। जी, उनके मौक़िफ़ पर मैं क्या कहूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ की तो धज्जियां उड़ाई दी हैं। उसमें लिखा गया है कि उसके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया, उसके सर की हड्डी तोड़ी गई है, उसके नाजुक आज़ा को कुचल दिया गया है, उसके हाथ पांव को तोड़ दिया गया है, उसके चेहरे को डंडे मार मार कर, मतलब मुझे ये बताएं, ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये किस जमाने में हम रह रहे हैं कि पकड़े लोगों को बेलिबास करें, उनकी वीडियोस बनाएं, पकड़े लोगों पर तशद्दुद करें, मतलब, और उसके बाद उनको मार मार के, डंडे मार मार के उनको मार ही दे।
मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि कल रात को जनाजे के बाद से अभी पता चले कि शुक्र है उनके वालिद मोहतरम सेफ हैं, नहीं तो उनके वालिद मोहतरम पर भी ये दबाव डाला जा रहा था कि आप FIR से पीछे हटना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन है जो पहले अरशद शरीफ सहाफ़ी की तरह, शहीद सहाफ़ी की तरह इनका कत्ले आम करता है, इन पर तशद्दुद करता है, इन पर टॉर्चर करता है। इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो एक जैसी होती हैं, और उसके बाद जब आप लोग उनकी फैमिली के साथ राबते में हैं? जिले शाह की फैमिली के साथ आप लोग राबते में हैं? जी बिल्कुल, हम उनके साथ राब्ते में हैं। सिर्फ ये बात है कि उनके वालिद की गुमशुदगी की खबर थी। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ना उनके वालिद पुलों में किसी से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जो हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप FIR से पीछे हट जाए। यानी जो ये सारी सूरत हाल है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक शख्स को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, इसलिए मारा गया कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता था। वो इमरान खान, और ये क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि मैडम ये फरमाइएगा, खान का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ हम ये सलूक करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो चीज़ क्लियर कीजिएगा मुझे कि आपके इल्म में क्या है कि जैसे सुमोटो के बाद जो है वो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म आ गया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। एक तो ये जो है KPK के गवर्नर साहब जो अभी तक चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ जो है आपने देखा होगा कि मरियम साहिबा जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो इसलिए नहीं दे रहे गिरफ़्तारी कि उनका ब्लड टेस्ट होगा। ये सारे के सारे मामलात भी चल रहे हैं, प्लस बलूचिस्तान, सखर, पूरे पाकिस्तान से मतलब वो उनके लिए वारंट गिरफ़्तारी निकालते हैं और वापस ले लेते हैं। ये सारे मामलात क्यों हैं? और दफ़ा 144 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लगा सकती है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि वो ये जो सारे काम कर रहे हैं ना, ये गैर आईनी है, क्योंकि वो एक सिर्फ निगरानी के लिए आए, और निगरानी भी वो इलेक्शन के लिए आए। लेकिन जिस तरह से हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब आकर बातें कर रहे हैं, और जिस तरह की वो कर रहे हैं, और बाद में उनकी बाइसनेस PTI के लिए आपने देखी है कि वो अपने ही चैनल से गुगली का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें खान साहब के बारे में, PTI के वर्कर्स के बारे में, हमारे बारे में वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और किस तरह से जिसे कहें कि ठट्टेबाजी और हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, पहले मैं जिले शाह की बात असल में कंप्लीट कर देती कि उनके वालिद मोहतरम की एक वीडियो आई जिसके अंदर जब उनके वालिद मोहतरम बात करने लगे हैं तो उनके वालिद मोहतरम को बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं, उस मासूम दरवेश पर तो जो जुल्म हुआ सो हुआ, अब क्या उनके वालिद को भी इस रियासत ने अगवा कर लिया है? मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये माशरा रहने के काबिल मतलब रह गया है या नहीं रह गया है? अच्छा मैडम, एक और बात भी बताइए कि आज आपके साथ पहला वाकया पेश आया है। मैडम जी, आप मुझे सुन सकती हैं? जी मैं सुन रही हूं। आज आपके सामने जिले शाह का एक वाकया पेश आया, बड़ा मासूम आदमी था। 14 कत्ल का मामला मैडम आपके सामने हुआ था। तकरीबन खवातीन, मासूम खवातीन को जो है मुंह के अंदर गोलियां मारी गई थी, और उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब की गवर्नमेंट थी। तब आप लोगों ने 3.5 साल के अंदर कुछ परसू नहीं किया और कुछ नहीं कर सके, और खान साहब ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज आपके साथ एक वाकया पेश आया, तो आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, जो ये कहते हैं ना मॉडल टाउन की इंक्वायरी भी दोबारा, और मॉडल टाउन को परस्यू भी दोबारा हम कर रहे थे, लेकिन आपने वहां भी देखा है कि अदालत वो भी उन्हीं के उशाक अकीदतमंदान थे ना, जो कि उनके लिए वो खड़े थे। उस वक्त भी दफा 144 थी, गवर्नमेंट का मैटर था, निजाम बन रहा था। इधर भी गवर्नमेंट का मैटर है, उन्होंने तो नहीं देखा, उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो मैडम इस दोनों मामलात के अंदर इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल भूल गए, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बिल्कुल देखा तक नहीं, 14 कत्ल को भूल गए। वो कैसे देखती हैं और इसको कैसे देखती हैं? मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दें। आपने यही सवाल पहले भी किया था और मैं पहले भी इसका जवाब दे रही थी। 3.5 साल में भी हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत ने जो के अंदर जिस तरह के ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी आपके सामने है। हर दफा या तो बेंच टूट जाता था या नया बेंच बन जाता था, कभी वकील नहीं पेश होता था, कभी मुद्दई नहीं पेश होते थे, जो इनका हरबा हर मुकदमे के अंदर होता है। अभी जब दोबारा हमारी हुकूमत आई और इस वक्त भी जब चौधरी परवेज इलाई थे, तो जो मुकदमे
जितने हम खोले हैं हमने, उनमें मॉडल टाउन सबसे सरे फहरिस्त था। और आप ये कह रहे हैं ना हम मॉडल टाउन भूले हैं ना हम आज का सानिया भूलने देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज भी जिस तरह से जिले शाह के वालिद मोहतरम को बात नहीं करने दी गई, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही ज़ैनब के अब्बा हजूर याद आ गए कि जब वो बोलने लगे थे तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने माइक उनके आगे से हटाकर खुद बोलना शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारा जो जुर्म है ना आज, मैडम मैं सिर्फ अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं सवाल करूंगा। मैं अभी बात कंप्लीट कर लूं। मैडम बात कंप्लीट कीजिएगा। जी आप कंप्लीट करें, फिर मुझे इजाजत दे दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। नहीं, अब मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये जो सारा कुछ हुआ है ना, बात इतनी है कि इस वक्त दबाव ये है कि एफआईआर दाखिल नहीं होनी चाहिए। दबाव ये लोग ये चाहते थे और जो इन्होंने किया भी, इन्होंने अगले दिन एफआईआर हमारे लीडरों के ऊपर काट दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को पलट दिया और बता दिया कि किस तरह से ये जो है पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर जुल्म हुआ है। और जब वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करके जाबहक हो गए तो उसे लाकर इन्होंने सर्विसेज अस्पताल में फेंक दिया है। ये जुल्म की बदतरीन मिसाल है, ये फसायत की बदतरीन मिसाल है। डॉक्टर साहब अपना सवाल कीजिएगा। जी ये मैडम फरमाइएगा, मैं ज़रा इत्मीनान से मुझे जवाब दीजिएगा कि एक वक्त आपके पास आया था मैडम, आपको पता है मकाफात अमल भी किसी को कहते हैं, आपके पास हुकूमत थी, आपके पास पूरे चारों सूबों के अंदर हुकूमत थी, मजबूत हुकूमत थी। उस टाइम पर वो चीखते रहे, चलाते रहे और आप सारी उनकी मतलब मजहबी क़यादत को छोड़ दीजिए, वो 14 कत्ल के ऊपर आपने कितनी मेहनत की एफआईआर करवाने में, बाकी मामलात के अंदर, जहाँ इदारों के अंदर किधर किधर उनके लिए आवाज़ उठाई, ना आपने उनके साथ कोई वेंचर किया, ना आपने उनसे कोई बात की। अच्छा दूसरा, अब जो ये मामला आया है मैडम, अब उसके ऊपर भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी और किसी तरीके से मामला नहीं बनेगा, तो हुकूमत को कहाँ से उठाएंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं कि दफ़ा 144 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लगा सकती है, और अगर वो आपको रोक लें कि इस तरीके से झमगट्टा नहीं बनाना, और तो खान साहब जिस मैटर के लिए पेश होने चाहिए वो हो जाना चाहिए उनको, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो नून लीग हो, और चाहे वो पीटीआई के कोई लीडर हो, उनको अदालत के सामने इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट जो अदालत है उनको हाजिर हो जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में मॉडल टाउन पे मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुकी हूँ कि मॉडल टाउन में मसला तो एफआईआर का था ही नहीं, मसला तो ये नहीं, वो क्लैरिटी नहीं हुई मैडम, 3.5 साल में आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। एक सेकंड, पहले 1 मिनट, आप हौसले से मैं बता चुकी हूँ, बार बार आप सवाल करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। आवाम जानती है सब कुछ और अवाम बेवकूफ नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एफआईआर का तो वहाँ मैटर ही नहीं था। एफआईआर तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको इंटरवीन करना पड़ा था वो एफआईआर कटवाने के लिए, पहली चीज। और जब एफआईआर कटवाई गई थी तो मैं बार बार बता रही हूँ कि ये मसला तो अदालत के अंदर था, और अदालत के अंदर ही यही तो सारी बात है। जितने केसेस से क्लीन चिट मिली है वो यही तो बताती है कि ये सारी कमजोरी इस अदालती निजाम की है कि किस तरह से इमरान। तो मैडम आपने 3.5 साल के अरसे के अंदर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? नहीं जी, सारी गलती पीटीआई की है। मैं तो ये कह रही हूँ पीटीआई की गलती ये भी है कि एक एक करके आप हम सबको मार दें। हमारा कसूर क्या था कि आधा घंटा पहले आप नहीं, मैं तो ये बेहतर तरीका ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत चाहे वो पीटीआई की हो, जमहूरियत नीन लोग की हो, ये तो तकरीबन बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। जब आपसे तरीकाकार कुछ समझ ही नहीं रहा और मजलूम को कोई उसका हक नहीं मिलना, आपकी क़यादत तो सेफ है। सिर्फ जिले शाह जान देता रहेगा और मासूम लोग जान देते रहेंगे, उनके बच्चे जान देते रहेंगे, पहले लोगों की भी जानें जाती रहेंगी, तो हुकूमत की क़यादतें तो जान नहीं दे रही। अब आपने पूरा सवाल कर लिया, अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे दें तो मैं प्लीज जवाब दे दूं इस सारी बात का। जी मैडम बोलिए। श्योर मैडम। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो जुल्म, जो बदबरियत पीटीआई के कारकुनों के साथ, पीटीआई के साथ हो चुकी है, मेरा ये ख्याल है कि हम कोई इसलिए नहीं निकले थे कि हमें कोई एनआरओ 2 चाहिए था, हम कोई इसलिए नहीं निकले थे कि हमें यहाँ पर अपने कोई करप्शन केसेस माफ कराने थे, या हमारी कोई जंग यहाँ पर इसलिए नहीं थी कि हमने कोई आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम करने थे। हमारी ये जो सारी जिद्दोजहद है जिसके लिए हमारे कारकुनान पे तशद्दुद होता है,
हमारे ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो सिर्फ एक ही, और वो रूल ऑफ लॉ है। और वो रूल ऑफ लॉ ये है कि इलेक्शन एक आईनी कानूनी हक है। लेकिन मामला जब आज खुद नोटिस ले लिया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। मैडम सुनिएगा, मामला जब आज खुद नोटिस लिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो फिर उसके बाद रैलियां निकालना, जलसे जुलूस करना, ये मान लिया कि जुल्म बर्बरियत हो रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ी समझदारी दिखाए ना। ये जलसे जुलूस अवाम को ये लोग एक सेकेंड होल्ड ऑन। इलेक्शन स्टार्ट होने लगे, इलेक्शन की डेट स्टार्ट हो गई है, इलेक्शन रैलीज नहीं होंगी तो क्या घर बैठ के कैंपेन चलाई जाएंगी? मतलब आप मुझे ये बता दें किस तरह से होगा रैलीज निकालना? अगर इलेक्शन की एक डेट अनाउंस होती है तो इलेक्शन के लिए रैलीज निकाली जाती है या नहीं निकाली जाती है? तो आपने राना सनाउल्लाह वाली बात की है, जो वो ये बात करती है कि जी नहीं, तो गलेल लेके जाना, बंटे साथ लेके जाना, लाठियां साथ लेके जाना, ये तो पूरा तो नहीं हुआ ना तरीका। प्रोटेस्टर्स पे भी पाबंदी लगा दें, आप वोटर्स पे भी पाबंदी लगा दें, फिर भी मैं ये बता रही हूँ ये अवाम ने अब नहीं मानना है। और जो ये बात करें हम सेफ हैं या हम सेफ नहीं है, उस दिन देख लें। मैं पीटीआई की मैडम ये बताइए कि खान साहब को बुलाया गया है और अफाम और तफहीम की बात की गई है और बात की गई है कि आगे इलेक्शन का सिलसिला कैसे चलेगा और तरीकाकार कैसे चलेगा। खान साहब जो है वो अफाम और तफहीम के लिए मतलब तैयार है? देखिए किस चीज को अफवाह तफहीम कहते हैं आप लोग, मुझे मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ। मैं अफवाह तफहीम मैडम इस चीज को कहता हूँ कि आप जो है वो ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल करने के बजाय, इश्तियाल अंगेज तकरीरों के बजाय, मैं बल्कि कंडेम करता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी से इसलिए डर रहे हैं कि उनका ब्लड टेस्ट होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो कैद में जहर दिया गया था, इस वजह से प्लेटलेट्स कम हुए। इस तरीके तो गलत इल्जामात वो भी लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं, और इस तरीके से मामला बिगड़ेंगे। बिगड़ने के बजाय मैडम आप इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं करते और मामला जो है वो दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 4 बातें पूछते हैं, मुझे टाइम जरूर दिया करें और मुझे बीच में प्लीज रोका ना करें, इसलिए कि अगर तो प्रोग्राम वन साइडेड करना है तो मैं क्यों बैठी हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपने ये सवाल किया कि हम पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। 78 मुकदमात हैं खान साहब पे, जो पर डे 4 मुकदमे, अगर खान साहब हर मुकदमे में पेश होना तो 4 मुकदमे एक दिन के बनते हैं, और हर मुकदमे में किसी में दहशतगर्दी की दिफात है, किसी में बगावत की दिफात है। मुझे ये बता दे कौन सी दहशतगर्दी की है, कौन सा बम फोड़े हमने जाके, कौन से हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए, कौन सी इमारतों को हमने निशाना बनाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल जिनकी आपने बात की है, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि उन्होंने जो बात की है, मुझे ये बता दें कि हमने सारा कुछ किया है। उनको कहें कल को मुझे तो अब ये लगता है कि वो कपड़े फाड़ेंगी, उनका और कुछ नहीं रहेगा, गली में आके उसका इल्जाम भी वो पीटीआई पे लगा देंगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन के आलम ये है। और जो वो कह रही है ना ब्लड टेस्ट की, तो मैं आज ये कहती हूँ डीएनए टेस्ट भी यहाँ पर होने चाहिए, और सबकी औलादों के भी डीएनए टेस्ट होने चाहिए, और उन लोगों के अपने भी होने चाहिए कि आप लोग यहाँ कर बातें कैसे करते हैं। मुझे जो खातून जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना हो, और झूठ बोलकर आकर आप मुझे ये बता देना, मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ, मैं किसी सिलेक्टेड चैनल्स पर जाकर सिलेक्टेड सवालों के जवाब वो क्यों देती है? और दूसरा, अगर प्लेटलेट हमने गिराए थे तो ये अदालतों की मिलते क्यों कर रहे थे कि नवाज शरीफ की जान की अमान दे दें, और जान की अमान उनके प्लेटलेट्स पूरे हो गए थे। यहाँ पर जहाज की सीढ़ियां चढ़ते ही वो अंगूर खा रहे थे। देखिए मैडम, आप ये तो देख रही है ना, बड़ी क्लियर डिवाइड है। नून लीग अलग तरीके से है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। ये सब एक है, ये सब एक है। नाज़रीन, रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब जब इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुके हैं, ऐसे में उनकी तकरीर पर पाबंदी लगाना और दफ़ा 144 किस तरह से देखते हैं? देखिए, दफ़ा 144 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगर कहीं पे भी इश्तियाल अंगेजी होगी और कहीं पे भी इंसर्जेंसी क्रिएट होगी, वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट को भी दफ़ा 144 लगाने की पूरी जो है वो इजाज़त है। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।